हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एड्स टू ट्रेड के बारे में और हम लोग बात करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है? एड्स टू ट्रेड मतलब होता है ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है? ट्रेड मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, अर्लियर वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस करा है। एड्स टू ट्रेड मतलब होता है ट्रेड को सपोर्ट करने में, ट्रेड को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में हर वो सर्विसेज जो हेल्प करता है उसको हम लोग कहते हैं एड्स टू ट्रेड। जैसे मान लीजिए कि आप एक ट्रेडर हैं, मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं, तो या फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, विद इन इंडिया बेचते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है, व्हाटएवर। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी परेशानी आ रही होंगी। आप अपने गुड्स को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, है ना? तो उसके लिए आपको हेल्प करने कौन आया? ट्रांसपोर्टेशन। फिर अगर आपके पास कोई गुड्स है जिसके बारे में आप अपने कस्टमर को बताना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किए मगर कस्टमर को पता ही नहीं है उसके बारे में, तो कस्टमर परचेज कैसे करेगा? तो ये जो नॉलेज का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के द्वारा। तो जो हम लोग फंक्शन ऑफ कॉमर्स में पढ़े थे, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही पढ़ना है आपको, यहाँ पर नया कुछ नहीं बताने वाले। ठीक है, तो एड्स टू ट्रेड मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जो ट्रेड को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। जैसे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ये क्या है? बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। तो ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? एड्स टू ट्रेड के अंदर में आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। आपको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है तो उसमें रिस्क एसोसिएटेड होता है। वो रिस्क जो अनफोरसीन है, अनफोरसीन मतलब आप जानते नहीं है, कुछ भी अनहैपनिंग हो सकता है आपके बिजनेस के साथ। हो सकता है कि आप जो रॉ मटेरियल खरीदे स्पॉइल हो गया, हो सकता है कि आपका रेट फ्लक्चुएट हो गया, मतलब आप खरीदे थे 80 के रेट में, रेट डिक्रीज होके 70 रुपया हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। या फिर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। जैसे मान लीजिए 4G जब आया, 4G जब आया, रिलायंस जियो जब 4G लेके आया, तो एयरटेल का 3G का जो भी इक्विपमेंट था वो तो बर्बाद हो गया ना। एयरटेल जो सर्विसेज पहले 3G का दे रहा था, तो टावर पे 3G का इक्विपमेंट लगाए हुए था, मगर जब जियो 4G लेके आया तो एयरटेल को भी 4G में कन्वर्ट करना पड़ा अपना सर्विसेज को। तो टावर तो वही रहा, मगर टावर पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो 3G का था, उसको चेंज करके 4G करना पड़ा। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण भी बहुत सारा चेंजेस करना पड़ता है, बात समझे? तो ये सब सारा क्या है? बिजनेस रिस्क है। अब इस रिस्क को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क क्या होता है, ये भी हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। तो एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड कहने का मतलब, एड्स टू ट्रेड बोले या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोले, बात एक ही है। एग्जाम में कभी एड्स टू ट्रेड बोलेगा, कभी ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलेगा। क्या कह रहा है? द एक्टिविटीज विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड इज नोन एज एड्स टू ट्रेड। दीज एक्टिविटी मेक बाइंग एंड सेलिंग गुड्स मोर इजी, है ना? एड्स टू ट्रेड होने के कारण, ये सब एक्टिविटीज के कारण कम्युनिकेशन बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। These activity are known as services and together constitute services sector and tertiary sector। और इसी के अंडर में सर्विसेज का पार्ट है ये, एंड टर्सरी सेक्टर का भी पार्ट है। क्योंकि आपको बताया ना कि टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? सर्विसेज दिया जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पढ़े थे ना। दिस हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड एंड विच अराइजेज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो कहीं ना कहीं कोई, हर बिजनेसमैन को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और हर वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का काम कौन करता है? एड्स टू ट्रेड। सबसे पहला आपका एड्स क्या है? तो सबसे पहला ऑक्सिलरी टू ट्रेड है।
ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होता है और प्रोडक्शन कहीं और होता है और कंजम्पशन कहीं और होता है। या फिर आप एज अ ट्रेडर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और फॉरेन कंट्री में आपको भेजना है, तो ये जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिमूव कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिमूव करता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी आपको हेल्प करता है। कम्युनिकेशन कहने का मतलब आपको बिल मंगवाना है या फिर आपको ऑर्डर देना है या फिर ऑर्डर लेना है, तो इसके लिए क्या होता है? कम्युनिकेशन सर्विसेज आपको मिलता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या होता है? आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आप बिल भेज दिए, बिल मंगवा लिए, या फिर आप कम्युनिकेट फोन करके आप फैक्स कर लेते हैं। पहले के जमाने में फैक्स होता था, आज के डेट में तो पीडीएफ आ जाता है, बिल का पीडीएफ आ गया। पहले क्या आता था? फैक्स होता था। तो ये कम्युनिकेशन भी एक तरीके का सर्विसेज है जो कि आपको बिजनेस करने में हेल्प करता है। आप एक बिजनेसमैन हो और आपको किसी को ऑर्डर देना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मेल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? आपका बिजनेस स्मूथली चलता है ना? देखिए क्या कह रहा है। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का मूवमेंट। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस वन प्लेस वेयर एज डिमांडेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कल हम लोग चर्चा किए। द ऑब्स्टेकल्स ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, टी इज प्रोड्यूस्ड इन दार्जिलिंग एंड कंज्यूम ऑल ओवर द इंडिया, है ना? टी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? आसाम में या फिर दार्जिलिंग में, मगर कंजम्पशन थ्रू आउट द इंडिया होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस वजह से पूरे इंडिया में गुड्स इजिली सप्लाई हो पा रहा है। एकदम इजी है, ज्यादा यहाँ पर कुछ पंगा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कम्युनिकेशन। अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर्विसेज। एक बिजनेसमैन के लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने डीलर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लूज कर दें। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड ट्रेडर। द कॉमन सर्विसेज क्या है? पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स सर्विसेज, इंटरनेट हो गया, है ना, टेक्स्ट मैसेजेस हो गया। तो ये सारा क्या आपका कम्युनिकेशन का। तो ऐसा कुछ नहीं हम बता रहे हैं जो आपके बियॉन्ड रीच है। आप जो देखते हो, जो फील कर रहे हो, वही सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। फिर एक बिजनेसमैन को बैंकिंग एंड फाइनेंस भी जो है बहुत हेल्प करता है उसके बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने में। बैंक क्या करता है? बैंक आपको एक अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसमें आपका कस्टमर आपको पेमेंट कर सकता है, जिसके थ्रू आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर सकते हो। आपको चेक का फैसिलिटी देता है, आपको ड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है, आपको लोन प्रोवाइड करने का फैसिलिटी देता है ना, क्रेडिट फैसिलिटी देता है। तो बैंक एंड फाइनेंस भी एक तरीके का सर्विसेज है जो कि किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ये चीज भी हम लोग कल चर्चा किए थे। तो मोर और लेस दोनों सेम ही है। अगर आप फंक्शन ऑफ कॉमर्स पढ़ लेते हो तो एड्स टू ट्रेड भी आपका कवर हो जाता है, मगर आपको दोनों अलग से इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो एड्स टू ट्रेड में आता है वो फंक्शन ऑफ कॉमर्स में भी आता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप फंक्शन ऑफ कॉमर्स अच्छे से पढ़ लिए तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, है ना। कुछ नया नहीं है, नया यहाँ पे नहीं है। जैसे देखिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी लोन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बैंक हेल्प बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड। बैंक कहाँ पे हेल्प करता है? आपको अगर फंड का प्रॉब्लम है तो आपको क्या दे देगा? लोन दे देगा। Along with the provision of fund, commercial bank provide many other facilities, और बहुत सारा फैसिलिटीज भी देता है, जैसे चेक का फैसिलिटी हो गया, बैंक ड्राफ्ट का हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फैसिलिटी देता है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर? तो बाबू इसके ऊपर एक अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कुछ समय के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जब पूरा अकाउंटिंग करेंगे और जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब सर्विसेज आपको एक बैंक एंड फाइनेंस के तौर पे मिलता है ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट, एक बिजनेसमैन को क्या मिलता है सर्विसेज? इंश्योरेंस के फॉर्म में। इंश्योरेंस के फॉर्म में क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि बिजनेस में रिस्क एसोसिएटेड है।
हो सकता है कि आपके बिजनेस में आग लग जाए, चोरी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स आपका एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाए। तो इस तरीके का लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए कौन आया? इंश्योरेंस। एक ट्रेडर को, एक बिजनेसमैन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिस्क का। अगर रिस्क उसका कवर हो जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कहता है तथास्तु, है ना। कोई भी दिक्कत होगा, जैसे आपकी दुकान में अगर आग लग जाता है, चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे ट्रक का एक्सीडेंट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देता है कि नहीं कि हाँ भाई जितना भी एक्सीडेंट हुआ है चलिए कंपनी की तरफ से क्लेम मिल गया। बदले में आपको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है ना। अगर आपके जैसे आपके घर में बाइक होगा तो बाइक का भी इंश्योरेंस कराते हो। इंश्योरेंस का मान लीजिए 1 साल का 2,000 रुपया दिए, तो 2,000 रुपया जो दिए हैं वो प्रोटेक्शन मनी है। और अगर आपके बाइक का एक्सीडेंट होता है तो जो भी डैमेज होगा इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम भर देगा। और अगर एक्सीडेंट नहीं होता है तो और क्या चाहते हो? एक्सीडेंट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। 2,000 रुपया कवर करने के चक्कर में जान दे दोगे क्या? तो अगर 2,000 रुपया दिए हैं और इंश्योरेंस करवाए हैं और एक्सीडेंट नहीं होता है तो कंपनी को फायदा हो जाता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे क्या दे रहा है? बिजनेस कर रहा है। एक्सीडेंट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो कंपनी का फायदा, ठीक है। और आप भी खुश कि चलो भाई एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ। तो बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। एक बिजनेसमैन को बिजनेस में बहुत तरीके का रिस्क बियर करना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम some kind of risk such as loss of fire, loss of theft, loss of accident, है ना। The insurance company provide protection to employee also against the risk of accident, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और जनरली यहाँ पे क्या होता है? प्रीमियम पे किया जाता है। ये वर्ड देखो, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या? प्रीमियम मतलब आप जो पेमेंट करते हैं कंपनी को, और कंपनी इसके बदले क्या देता है आपको? प्रोटेक्शन। आपका बाइक का इंश्योरेंस जब कराते हो तो एक लमसम अमाउंट देते हो, और वो लमसम अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रेडर को फैसिलिटी क्या चाहिए? वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग कहने का मतलब भाई गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। और स्टोर कहाँ होता है? वेयर हाउस में होता है। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी देता है। जैसे मान लीजिए एक मेरा बिजनेस है, हम वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, यानी कि आपके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम सेफ्टी के साथ रखेंगे। अगर आपके पास अगर स्टोरेज का प्रॉब्लम है, आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप अपना गुड्स मेरे पास डिलीवर कर दीजिए, हम उसको सेफ्टी के साथ रखेंगे, और जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। किस टाइप का सर्विसेज? वेयर हाउसिंग का। आप मैन्युफैक्चर करके निश्चिंत हो गए, और जब आपको डिमांड होगा आप मेरे गोडाउन से सप्लाई कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कौन करता है? वेयर हाउस। तो यूजुअली टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, जाहिर सी बात है जनरली क्या होता है? टाइम गैप होता है। प्रोडक्शन कभी और होता है, कंजम्पशन कभी और होता है। पहले प्रोडक्शन होता है और कुछ समय के बाद कंजम्पशन होता है। तो ये जो टाइम गैप है ये सब, ठीक है। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हीट, राइस वगैरह वगैरह, है ना। तो सिंपली कह रहा, स्पेशल अरेंजमेंट हैज बीन मेड टू स्टोर द गुड्स टू प्रिवेंट द लॉस एंड कीप देम फ्रेश। तो वेयर हाउस क्या करता है? स्पेशल अरेंजमेंट करता है कि आपके गुड्स को सेफ्टी के साथ रखे और उसमें किसी भी तरीके का स्पॉइलेज वगैरह नहीं होने देता, ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी पढ़ें कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किए, अपने गुड्स में नया क्वालिटी एड ऑन किए, आप अपने गुड्स का क्वालिटी के बारे में बताना चाहते हो, तो वो कैसे बता पाओगे? कस्टमर अंतर्यामी तो नहीं है, कस्टमर को आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। हर कस्टमर को जाके बता पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे आपके सामने क्या आया? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो?
आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में इजीली अपने कस्टमर को बता सकते हो। गुड्स आर एडवर्टाइज्ड टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द यूज, क्वालिटी एंड प्राइस। प्राइस क्या है, देखते हो कई बार ऐड आता है 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, 16 रुपए का चीज 25 रुपए में, सॉरी 25 का चीज 16 रुपए में, इस तरीके से, है ना। तो एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स, आपके गुड्स के सेल को इंक्रीज करता है। और इट इज वेरी गुड टेक्निक ऑफ सेल्फ प्रमोशन एंड इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ कस्टमर, एंड कस्टमर के नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके सेल को इंक्रीज भी करने का काम करता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो एड्स टू ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आपको बताएं सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क यानी कि हर वो रिस्क जो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होता है। आपको पता है कि आप जब एज अ बिजनेसमैन बिजनेस करते हो तो वहां पर रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क किस चीज का? टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, रिस्क प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, रिस्क आपका टैक्स स्ट्रक्चर बदल गया, रिस्क की गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए बिहार में लीकर का बिजनेस पहले चल रहा था तो स्मूथली, मगर अचानक से बिहार की गवर्नमेंट क्या की, लीकर बैन कर दी। तो जो बिजनेसमैन लीकर का बिजनेस करते थे, वाइन का बिजनेस करते थे, है ना, नशीला पदार्थ का बिजनेस करते थे, जब बिहार सरकार उसको बैन की तो वो बिजनेस क्या हो गया, ठप पड़ गया। तो इस तरीके का बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड होता है हर बिजनेस के साथ, है ना। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस। हाँ, गुड्स डैमेज हो गया तो वो भी आपके लिए क्या है, एक तरीके का रिस्क है। तो देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, inadequate profit due to uncertainties or unexpected event which are beyond control। समझिए, हर वर्ड का एक मतलब है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और inadequate profit due to uncertainties and unexpected event which are beyond control। बिजनेस रिस्क वो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब होता है आप जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे कम प्रॉफिट हुआ, और अनसर्टिनिटी जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, जो कि आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। बियॉन्ड कंट्रोल मतलब भाई अगर आप कंट्रोल कर ही लेते तो फिर ये रिस्क कैसा होता है? रिस्क किसको बोलते हैं? जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, मतलब आप कंट्रोल उसको नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। आप जितना अनुमान किए या तो उससे कम प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हो गया। ये कुछ एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। प्रॉफिट आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, लॉस हो गया, किसी भी तरीके का। ऑन नेचर ऑफ रिस्क, नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का? तो सबसे पहला है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब नेचर पढ़ रहे, नेचर कहने का मतलब आपको बताए ना, हर टॉपिक का नेचर जरूर पढ़ेंगे हम। नेचर मतलब क्या होता है इसके बारे में। तो बिजनेस रिस्क क्या है? तो सर बिजनेस रिस्क वो चीज है जो कि अनसर्टेनिटीज के कारण अराइज होता है। अनसर्टेनिटी मतलब जैसे आज आप बिजनेस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं उस तरीके से ही काम होगा। हो सकता है कि आप जो थिंक कर रहे हैं उस तरीके से काम नहीं चल रहा है ना। तो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, ऐसा क्यों बोल रहा है बिजनेस रिस्क को अनसर्टेनिटी क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि आप जब बिजनेस करते हो तो फ्यूचर में क्या होने वाला आपको पता नहीं। फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कस्टमर का डिमांड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप जैसे कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आज के डेट में जो यंगस्टर है वो टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो टी शर्ट का आप बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर लिए, मगर अचानक से सारा यंगस्टर शर्ट पहनने लगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, कस्टमर जो है डिमांड ही चेंज कर दिया, कस्टमर का डिमांड अचानक से चेंज हो गया।
तो ये भी एक तरीके का लॉस है। आप खरीदे कुछ और कस्टमर डिमांड कर रहा है कुछ और। बात समझे? तो हर बिजनेस के साथ बहुत सारा रिस्क एसोसिएटेड होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। आज बिजनेस करने के लिए बैठे हैं तो आप फ्यूचर डीलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अनसर्टेन, और अनसर्टेन है तो भाई रिस्क तो रहेगा ही। तो अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मतलब क्या होता है? वो चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है। मीन्स when you are not sure of what is going to happen in future. Common example of uncertainties are change in demand. डिमांड चेंज हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, गवर्नमेंट बैन कर दिया कि भाई लीकर अब नहीं बिकेगा, तो बस जितने भी बिजनेसमैन थे सबका बिजनेस बंद हो गया। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, ठीक है। बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। अब बिजनेस रिस्क क्यों होता है? अनसर्टेनिटीज के कारण ही होता है। अगर हमको पता है कि क्या होने वाला है तब तो हम उसको सुधार लेंगे ना। अगर हमको पता है कि आने वाले समय में टी शर्ट का डिमांड नहीं होगा तो टी शर्ट खरीदेंगे ही नहीं। तो प्रॉब्लम तो बिजनेसमैन के सामने ये रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला पता नहीं है, और जब पता रहेगा ही तब तो हम अंतर्यामी हो गए ना, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क की बात करें तो भाई हर बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है ये बिजनेस रिस्क। अगर बिजनेस में रिस्क नहीं है तो मजा नहीं है। और आप ये भी जानते हो, हायर द रिस्क हायर द गेन, लोअर द रिस्क लोअर द गेन। तो हर बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है। हाँ, बस फर्क यही है कि आप अगर वेरी केयरफुली बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सतर्कता के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, और अगर केयरलेसली बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो रिस्क इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, है ना। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो डिग्री रिस्क में वेरी। रिस्क को खत्म नहीं कर सकते मगर रिस्क का डिग्री चेंज हो सकता है। जैसे रिस्क ज्यादा है या तो रिस्क कम है, सीजनल आइटम है रिस्क ज्यादा है, मिल्क का बिजनेस कर रहे हैं रिस्क ज्यादा है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है जैसे आप वाटर बॉटल बेच रहे हैं तो इसमें रिस्क कम है। क्यों रिस्क कम है? क्योंकि ये खराब नहीं होता, आज नहीं बिका कल बिकेगा, कल नहीं बिका परसों बिकेगा। बात समझे? तो डिग्री ऑफ रिस्क बदल सकता है मगर रिस्क 0% हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मिठाई की दुकान की बात करें तो 10 दिन में अगर नहीं बिका, 5 दिन में अगर नहीं बिका तो आपका वो गुड्स क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका रिस्क है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, आपका फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क इज अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। और थर्ड पॉइंट है आपका डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जो है ना, किसी भी बिजनेस का रिस्क ना उसके साइज और उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क आपके बिजनेस में कम है, और अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपका रिस्क आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस कहने का मतलब देखिए 2 पॉइंट बोल रहा है। नेचर पे भी डिपेंड करता है और साइज पे भी डिपेंड करता है। साइज स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो कम रिस्क रहेगा, और लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो लार्ज रिस्क रहेगा। नेचर क्या कहने का मतलब? नेचर कहने का मतलब आप किस टाइप का गुड्स बेच रहे हैं। आप ड्यूरेबल गुड्स बेच रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क कम रहेगा, मगर पेरिसेबल आइटम बेच रहे हैं, पेरिसेबल आइटम मतलब साग सब्जी दूध दही जो तुरंत खराब हो जाता है। अब समोसे का दुकान है आपका तो भाई समोसा अगर 1 घंटे में नहीं बिकेगा, ठंडा हो जाएगा, कस्टमर नहीं लेगा। हो सकता है कि आप दोबारा छान के बेच दें मगर फिर भी वो मजा नहीं है, कितना बार छानोगे, ठीक है ना। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। हलवाई का दुकान हो गया, है ना, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, और जब रिस्क ज्यादा रहता है तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है ना। हलवाई के बिजनेस में क्या होता है? 60-40 का मार्जिन रहता है। अगर 100 रुपीज का बेचे हैं तो 40 रुपीज का प्रॉफिट है। इस तरीके का ऑन एन एवरेज चलता है, ठीक है। जनरली स्टडी में ये पता चला है कि जो भी मिठाई का दुकान होता है, स्नैक्स का दुकान होता है, चाट वगैरह जो आप खाते हो
चाउमीन ये सब 40% का मिनिमम मार्जिन होता है, मिनिमम 40% का मार्जिन होता है। यानी कि आप अगर 100 रुपए का समोसा खरीद रहे हैं तो उस बंदे को 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि रिस्क वो ज्यादा ले रहा है। बात समझे? तो रिस्क डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और किस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। हाई साइज है तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा। इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। और ये जो आप रिस्क लेते हैं इसके बदले आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो बिजनेस रिस्क जो आप ले रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस के साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। यानी कि एंटरप्रेन्योर को, ये देखिए एक वर्ड आपको दिख रहा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा? एंटरप्रेन्योर। हालांकि इसको प्रोनाउंस करते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस जो कर रहा है तो वो रिस्क ले रहा है, और रिस्क ले रहा है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपका बिजनेस रिस्क का नेचर था। एक टॉपिक और बचा हुआ है, छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का कारण क्या होता है? तो एक होता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज मतलब अर्थक्वेक आ गया, अब तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर से भूकंप आ गया, या फिर ज्वालामुखी फट गया, है ना, तुम्हारे फैक्ट्री के नीचे से ज्वालामुखी निकला, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारा फैक्ट्री तो गल जाएगा, है ना। अर्थक्वेक आया और धरती के अंदर चला गया, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, तो ये तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है और ये भी एक तरीके का रिस्क है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल कॉज। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। सेकेंड बिजनेस रिस्क क्या है? ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मतलब कोई चोरी कर लिया, लेबर कोई गलती किया जिसके कारण पूरा सामान बर्बाद हो गया। अब जैसे मान लीजिए मिलाना था कोई और केमिकल, मिला दिए कोई और केमिकल, पूरा लॉस हो गया। या फिर आपके बिजनेस का कोई टॉप सीक्रेट बात कोई लीक कर दिया, उसके कारण आपको लॉस हो गया, है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे? ह्यूमन लॉस। यानी कि वो लॉस जो आपके एम्प्लॉय के कारण होता है या फिर आपके गलत डिसीजन के कारण होता है, उसको कहते हैं ह्यूमन कॉज। तो पहला है नेचुरल कॉज और दूसरा है ह्यूमन कॉज। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। मशीन आप गलत तरीके से यूज किए, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन लाए और उसको गलत तरीके से यूज किए और वो खराब हो गया, तो ये भी एक तरीके का बिजनेस रिस्क है, और ये कौन सा आ जाएगा? ह्यूमन कॉज में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? इकोनॉमिक कॉज कहने का मतलब आप कोई प्रोडक्ट खरीदे 70 के रेट पे, तो आप ऑब्वियस सी बात है उसको 75 में बेचोगे, मगर आज खरीदे 70 के रेट में, कल उसका रेट मार्केट में घट के 65 हो गया, तो ये आपको नुकसान हो गया ना। रेट फ्लक्चुएट होता है ना। प्राइस जब फ्लक्चुएट होता है तो भी बिजनेसमैन को लॉस होता है। आप खरीदे 70 के रेट पे, मार्केट में रेट पहुंच गया 60 रुपया, मार्केट में रेट पहुंच गया 50 रुपया, तो ये रिस्क कौन बियर करेगा? आप। इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉज, है ना। कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट अब कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा, ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। एंड लास्ट कह रहा है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज कहने का मतलब किसी भी तरीके का मशीन डैमेज हो गया, आउटडेटेड हो गया, जैसे आपको बताए थे 3G का इक्विपमेंट, एयरटेल का जितना भी टावर में 3G का इक्विपमेंट था वो सारा का सारा आउटडेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि 4G आ गया, अब आपको 4G लगाना है, कल को 5G आएगा तो सारा 4G का इक्विपमेंट उतारेगा और 5G का इक्विपमेंट लगाएगा, तो वो जो 5G का इक्विपमेंट लगाने के कारण 4G का इक्विपमेंट बर्बाद हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल कॉज। क्या बोलेंगे? फिजिकल कॉज। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाना, वो किसके अंदर में आएगा? फिजिकल कॉज में आएगा। तो 4 तरीके का डैमेज आप पढ़े, 4 तरीके का कॉजेस पढ़े। इकोनॉमिक कॉज, पैसे के कारण, जैसे कि रेट फ्लक्चुएट कर गया, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। नेचुरल कॉज, भगवान के कारण हो गया, है ना। ह्यूमन कॉज, इंसान चोरी कर लिया, गलत तरीके से केमिकल मिलाया, गलत कॉम्बिनेशन में। अब जैसे
समोसा बना रहे थे, नमक ज्यादा मिला दिए, तो मसाला खराब हो गया ना, मगर उसका भी उपाय है। और लास्ट क्या है आपका फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में क्या बताए थे, आपका मशीन डैमेज हो गया या फिर आपका टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, ये सब चीज। तो फिलहाल इस चैप्टर में बस इतना ही है ना। अच्छा, तो सेकंड आपका इसी के साथ सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। और फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि आपको हम बताए थे, फर्स्ट चैप्टर में 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पेंडिंग रखे थे, पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट किए थे, और पार्ट 2 में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग कवर किए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 1 के बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।